हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 का नया टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हमारी जो इकोनॉमी है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट और लास्ट वाला है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। अगर हम बात करें चारों सेक्टर्स की तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर या परिवार क्षेत्र। हाउस होल्ड मतलब हमारे घर से ही रिलेटेड, और घर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कौन हो सकता है, कंज्यूमर्स। तो इस सेक्टर्स में मेनली कंज्यूमर्स जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो उपभोक्ता जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जो हमारा उत्पादन का संसाधन होता है, उनके जो ओनर होते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर सेक्टर्स में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आएंगे। वो लोग आएंगे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, उनको जॉब देते हैं, या वो लोग आएंगे जो इनका पेमेंट करते हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या सरकारी क्षेत्र की बात करें तो उसके अंदर गवर्नमेंट आ जाएंगी। वो सब काम आ जाएंगे जो एक नेशन के लिए किए जाते हैं, नेशन को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि सर्विस ऑफ रोड, डैम, लॉज, डिफेंस एक्सेट्रा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो सब आएंगी। तो बेसिकली हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, जहाँ पर जो हमारी इनकम है वो सर्कुलेट होती है। तो 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रभाव के मॉडल। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो ये इनकम है, उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उनके 4 मॉडल्स हैं। सबसे पहला है आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी। फिर उसके बाद 2 सेक्टर इकोनॉमी में फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो। फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो इनकम है, जो आय है, वो सर्कुलेट होती रहती है। सबसे पहले हम 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अगर 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है तो उसके अंदर 2 चीज़ आएंगी। सबसे पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। मतलब हमारी जो इनकम है वो इन 2 सेक्टर्स के बीच में ही क्या होगी, सर्कुलेट होगी। तो 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पहला वाला है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड में कौन कौन आएगा, कंज्यूमर्स आते हैं, और फर्म में मतलब प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को या फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जो फर्म है उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाती हैं, कंज्यूमर्स के लिए बनाती हैं। अभी ये बात हुई सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और उसके इस्तेमाल की। अब हम बात करेंगे इनकम की, कि कैसे इनकम जो है वो रोटेट होती है। अगर हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को प्रोवाइड करेगा, तो इन रिटर्न जो फर्म है वो हाउस होल्ड को इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या देगा, पैसा। अगर लैंड लिया है फर्म ने तो वो हाउस होल्ड को उस लैंड के बदले क्या देगा, रेंट देगा। अगर हाउस होल्ड से लेबर लिया है फर्म ने तो फर्म इन रिटर्न हाउस होल्ड को क्या देगा, वेजेस देगा। ऐसे करके जो फर्म है वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम पेमेंट करता है, किसको, हाउस होल्ड को करता है। और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है। अगर हाउस होल्ड जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो इन रिटर्न वो पैसा किसको देगा, फर्म को देगा। तो इस वे में जो हमारी इनकम है, जो पैसा है, वो कंज्यूमर से लेकर प्रोड्यूसर तक और प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक रोटेट होता है।
तो दो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म को, और फर्म उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है कंज्यूमर्स के लिए। जब हाउस होल्ड जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर प्रोवाइड करेगा फर्म को, तो इन रिटर्न फर्म उनको पैसे देंगी। किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। तो यहाँ पर फर्म और हाउस होल्ड के बीच में इनकम जो है रोटेट हो रही है। अगर फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके कुछ सामान बनाती है, तो वो सामान कौन खरीदता है? हाउस होल्ड खरीदता है। और अगर हाउस होल्ड इन सामान को खरीदता है, तो इन रिटर्न हाउस होल्ड क्या करेगा? पैसे जो है किसको देगा? फर्म को देगा। तो ऐसे टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमारी जो इनकम है वो रोटेट होती है। नेक्स्ट सेक्टर जो है उसके अंदर हमने यहाँ पर एक फिनेंशियल सिस्टम जो है वो ऐड कर लिया है। मतलब हाउस होल्ड तो है, फर्म भी है, लेकिन यहाँ पर एक फिनेंशियल सिस्टम जो है वो ऐड हो चुका है। अब फिनेंशियल सिस्टम क्या? फिनेंशियल सिस्टम का मतलब है बैंक। यहाँ पर बैंक को इंक्लूड किया है। अब मतलब ऐसी सेक्टर्स जहाँ पर बैंक भी इंक्लूड हुई है, तो उसको अब हम देखेंगे, उस मॉडल को अब हम देखेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि हाउस होल्ड जो है वो क्या करेगा? फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न फर्म उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, और वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए होंगे? हाउस होल्ड के लिए होंगे। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करेगा, तो इन रिटर्न फर्म जो है उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करेगी किसको? हाउस होल्ड को। और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे फर्म द्वारा, वो खरीदा जाएगा हाउस होल्ड द्वारा। हाउस होल्ड अगर उसको खरीदती है, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? पेमेंट करेगी किसको? फर्म को। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर अगर हम एक फिनेंशियल सिस्टम को अगर इंक्लूड करते हैं, तो उसका मतलब क्या? हम जो कमाते हैं, हाउस होल्ड जो है या कंज्यूमर जो है जो कमाता है, वो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार वो खरीदते ही जाएगा। वो क्या करेगा? अपना कुछ ना कुछ पैसा जो है सेव करेगा, और वो कुछ ना कुछ पैसा कहाँ जाएगा? उसका फिनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक में। तो यहाँ से अगर हाउस होल्ड कुछ पैसा कमा रहा है, और वो पैसा जो है अगर कुछ सेव कर रहा है, तो वो पैसा अपने बैंक में रखेगा। तो वो पैसा कहाँ सर्कुलेट हो गया? अब बैंक में हो गया। वैसे ही अगर फर्म भी कुछ पैसा कमाता है कुछ बेच के, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन में तो यूज़ नहीं करेगा, कुछ सेव भी करता है, तो वो भी क्या करता है? अपना पैसा बैंक में सेव करके रखता है। और अगर हाउस होल्ड या फर्म को पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है, तो दोनों ही बोरो कर सकते हैं। कहाँ से? बैंक से। तो ऐसे में हमारी इनकम जो है वो कहाँ जा रही है? बैंक में भी जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो तीन जगह सर्कुलेट हो रही है, हाउस होल्ड में, बैंक में और फर्म में। तो ऐसे हमारी जो इनकम है वो सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट है थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी। हमने दो सेक्टर वाली पढ़ी जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म था। दो सेक्टर्स में एक और था जिसमें हमारा हाउस होल्ड, फर्म और बैंक इंस्टीट्यूशन था। तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में तीन चीज़ इंक्लूड होगी। सबसे पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, और तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो, जिसमें हमारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फर्म जिसमें हमारा प्रोड्यूसर्स आ जाएगा, और गवर्नमेंट मतलब हमारा सरकार। तो हाउस होल्ड जैसे कि हम जानते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको? फर्म को प्रोवाइड करते हैं। फर्म इन रिटर्न उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करती है। किसको? हाउस होल्ड को करती है। और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं वो कौन खरीदता है? हाउस होल्ड खरीदता है। इन रिटर्न वो पैसा कहाँ जाता है? फर्म के पास। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है, या गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो हम जो चीज़ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना होता है। वो टैक्स कहाँ जाता है? यहाँ कि यहाँ?
वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाता है। तो टैक्स जो है वो इनकम के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है। तो यहाँ से हमारी इनकम गवर्नमेंट के पास भी फ्लो हो रही है। वैसे ही जो फर्म कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को देने होते हैं। तो जो भी वो इनकम कमाता है उसमें से जो भी टैक्सेस बनते हैं वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। तो यहाँ से भी जो इनकम है वो कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास जा रही है टैक्स के फॉर्म में। तो ऐसे हमारी जो इनकम है वो क्या होती है, रोटेट होती है। हाउस होल्ड कुछ चीज़ खरीदेगा तो सही, वो फर्म के पास भी जाएगा पैसा, लेकिन कुछ पैसा गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी जाएगा टैक्स के फॉर्म में। वैसे ही फर्म अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोड्यूस करने के बाद जो भी पैसा आएगा, प्रोड्यूस करने के बाद जो भी वो चीज़ बेचेंगे और उसमें जो पैसा आएगा उसमें जो भी इनकम होगी उसका भी कुछ टैक्स बनेगा, और वो भी उनको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है हमारी इनकम गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी रोटेट होती है। नेक्स्ट है जो कि है फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को 4 हिस्सों में बांटा गया है, और अगर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर चारों सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा, हाउस होल्ड, फर्म, फिनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर्स को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल सेक्टर का मतलब है जहाँ पर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा अगर इंटरनेशनल सेक्टर आ जाए तो उस टाइम पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा इनकम जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पर 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब इंक्लूड हो जाए तो वो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहलाएगी। हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरनेशनल सेक्टर से इंपोर्ट करवाता है, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। फर्म जो है कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है इंटरनेशनल सेक्टर्स में, तो उसका पैसा फर्म को आएगा बाहर से। तो ऐसे जो है करेंसी, जो इनकम जो है वो सर्कुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक का मतलब और फ्लो का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक, इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और it includes only the magnitude of a variable at a point of time। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ऐसे आर्थिक चर को कहा जाता है जिसकी समय परिमाप नहीं होती तथा इसका संबंध समय के विशेष बिंदु के साथ होता है। सरल शब्द में बोले तो स्टॉक आर्थिक तत्व की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाती है, अर्थात स्टॉक तत्व की समय माप नहीं होती है। तो स्टॉक का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर की जाती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के रूप में वेल्थ, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। मतलब कुछ ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू, एक ऐसे आर्थिक चर जिसकी कोई समय परिमाप नहीं होती, ये एक निश्चित बिंदु में पाई जाती है, एक निश्चित समय पे पाई जाती है। हमारी बैंक में पैसा है, बैंक डिपॉजिट है, तो उस टाइम पे कितना पैसा है वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। तो एक ऐसा इकोनॉमिक वैल्यू जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे और जिसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, उसे हम स्टॉक बोलेंगे। फ्लो की बात करें तो इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, or refers to change in the magnitude of variable over a period of time। अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो या प्रवाह चर वह होते हैं जिसकी आवश्यक रूप से समय परिमाप होती है। इसे समय की अवधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष के साथ संबंधित किया जा सकता है, अर्थात ऐसे तत्व जिसकी समय माप होती है। सरल शब्द में बोले तो प्रवाह आर्थिक तत्व की वह मात्रा है जो समय की एक निश्चित अवधि में होती है।
तो फ्लो का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू, एक ऐसी आर्थिक चर जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के द्वारा की जाती है। जैसे कि एक दिन, एक घंटा, एक महीना, एक साल। तो नेशनल इनकम अगर हम बात करें तो एक साल का इनकम हमारी कंट्री में पूरे एक पूरा जो इनकम है हमारी कंट्री की पूरे एक साल की, उसकी इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ राइस एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्लो के। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो देखें तो क्या होता है, वो स्टॉक और फ्लो जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। द यूज ऑफ स्टॉक गिव राइज टू फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल. When capital is used for production, the output or income in the economy will rise, which is flow variable. अगर हम बात करें कैपिटल की, पूंजी की, तो पूंजी एक तो रखी हुई है हमारी इकट्ठा करके, तो वो स्टॉक है। लेकिन अगर उस पूंजी को हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद उसको बेच रहे हैं और उससे इनकम अगर जनरेट हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो वो इनकम एक तरीके से फ्लो होगी, क्योंकि उस कैपिटल को हमने यूज़ किया, उसका प्रोडक्शन किया, उसको प्रोडक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बना है वो उसको बेचा, और बेचने के बाद पैसों का सर्कुलेशन चालू हुआ, तो वो एक फ्लो कहलाएगी। In the same manner, flow can affect stock also. For example, increase in salary of an individual would cause increase in its saving. अगर हमारी सैलरी बढ़ती है तो इंक्रीज हो रहा है हमारे वेतन में। अगर हमारा वेतन बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं सेविंग्स में। तो अगर सेविंग्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉक कहलाएगी। तो जैसे स्टॉक फ्लो पे इफेक्ट करता है, वैसे ही फ्लो का इफेक्ट स्टॉक पे भी होगा।